नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून पर ठंडा ना हुआ है किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का विरोध, तोड़े गए बैरिकेड्स। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सत्ता में आने पर कोविड-19 के आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे अखिलेश यादव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे अरविंद केजरीवाल, किया बड़ा चुनावी वादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानून पर ठंडा ना हुआ है किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का विरोध, तोड़े बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जमकर विरोध हुआ। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में भी भाजपा के एक कार्यक्रम का किसानों ने जमकर विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में बैठक करने पहुंचे थे। किसानों को बनवारी लाल के बैठक की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और ढेरों बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। साथ ही 3 डीएसपी को भी तैनात किया गया था। हालांकि भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में लगाए गए बैरिकेड्स भी किसानों को भाजपा कार्यालय तक पहुंचने से नहीं रोक सके। किसानों ने वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा भी किसानों ने उतार दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच काफी तनातनी वाला माहौल रहा। हालांकि पुलिस ने किसानों को भाजपा कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। फतेहाबाद की तरह ही झज्जर में भी भाजपा का एक कार्यक्रम होना था। इसमें स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा, क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम की सूचना गुप्त रखे जाने के बावजूद किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। हालांकि इस कार्यक्रम में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी तक की सूचना के अनुसार किसानों के भारी विरोध के कारण क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में नहीं पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में आने पर कोविड-19 के आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों पर करेंगे कार्रवाई, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कोविड-19 प्रबंधन का ऑडिट कराकर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती। सपा अध्यक्ष ने एक सवाल पर कहा, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर ऑडिट होगा और जिन अधिकारियों ने आंकड़े छुपाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अधिकारी अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं उनकी भी सूची बना ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान एक ऐसा समय आया जब लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, लोग दवाओं का इंतजाम करने के लिए भागते रहे, दवाओं की कालाबाजारी हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार था तो वह भाजपा की सरकार थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनावों के मद्देनजर ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा, नए सिरे से शुरुआत होगी, राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा जैसा दिल्ली में किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार 11 जुलाई देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह से चक्की के 2 पार्टों के बीच में गेहूं के दाने पिसते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड की जनता 2 पार्टियों के बीच में पिस रही है। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी के पास मुख्यमंत्री ही नहीं है, किसी एक को बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि है तो निकम्मा है, फिर उसको बदल देते हैं। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दिनों पार्टियों में से किसी को उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता है? केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, आज इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी भी परिवार में चले जाइए, सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं, क्योंकि आम आदमी कमाकर अपने घर में माँ, बहन, पत्नी को देता है और फिर पूरे महीने का खर्चा तो महिलाओं को चलाना पड़ता है। आप संयोजक ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो अपनी बिजली खुद बनाता है और दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, तो फिर उत्तराखंड वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? केजरीवाल
केजरीवाल ने पूछा, क्या किसी सरकार या पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? उन्होंने कहा, जब टिहरी बांध बनाया गया था तो जिन लोगों की जमीन ली गई उनको वादा किया गया था कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन नहीं दी। क्यों? केजरीवाल ने कहा, 4 से 5 दिन पहले मैंने टीवी पर देखा कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 100 से 200 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर देंगे, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले यह वादा कर रहे हैं। यह अपने वादे पर टिकेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, इनके एक नेता ने 15 लाख के वादे पर कहा था कि यह तो जुमला होता है। ऐसे में मेरी शंका का निवारण 24 घंटे में हो गया, जब यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया कि यह चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं कर पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहारी बाबू को राज्यसभा भेज सकती है ममता बनर्जी। शत्रुघ्न सिन्हा 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, यशवंत सिन्हा की राह पर चलते हुए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो आगामी 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली तृणमूल की वर्चुअल शहीद दिवस रैली के दिन बिहारी बाबू ममता की पार्टी का झंडा थाम सकते हैं। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल के टिकट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा से पूछने पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की और कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल भाजपा के घोर विरोधी नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। यह उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं। ममता के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें शुभकामना भी दी थी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल छोड़ने पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने एवं मानस भुइयां के मंत्री बनने के कारण राज्यसभा की सीट से हटने की वजह से संसद के ऊपरी सदन में तृणमूल की 2 सीटें रिक्त हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री इनमें से एक सीट पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बैठाना चाहती है। ममता राज्यसभा की दूसरी सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को बैठा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कई वर्षों से भाजपा के खिलाफ मुखर हैं। भाजपा के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई तृणमूल की रैली में भी शामिल हुए थे और सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की प्रशंसा की थी। शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ममता उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को अपनी पार्टी के काम में लगाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने केंद्र की ली चुटकी, कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ गई लेकिन कोविड टीकों की नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कोविड के टीके नहीं बढ़े हैं। उन्होंने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी साझा किया, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण पूरा करने के लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। गांधी ने ट्वीट किया, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। उन्होंने हैशटैग लगाया है, टीका कहां है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार में 43 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अब 77 हो गई है। राहुल गांधी ने जो चार्ट साझा किया है वह कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लक्ष्य से भारत के टीकाकरण का अनुपात का है। चार्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक 60% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है और इसके लिए टीकाकरण की आवश्यक दर 88 लाख खुराक प्रतिदिन है। हालांकि चार्ट में यह भी इंगित किया गया है कि पिछले 7 दिनों में औसत टीकाकरण 34 लाख खुराक प्रतिदिन है, जो तय लक्ष्य से 54 लाख खुराक कम है। चार्ट के अनुसार 10 जुलाई को वास्तविक टीकाकरण 37 लाख था, जो तय लक्ष्य से 51 लाख खुराक कम था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पुलिस व प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर प्रशासन का इस्तेमाल न होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दे रहे हैं, जो कि शर्मनाक है क्योंकि इन चुनाव में गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से आंदोलन तेज करेगा बीकेयू, संभाग और जिला स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले कुछ समय से प्रदर्शन की रफ्तार धीमी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेगा। इस आंदोलन में अब स्थानीय मुद्दे भी शामिल होंगे। भाकियू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के सभी 18 संभागों में एक साथ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा 11 जुलाई से हम अपनी संभागीय और जिला समितियों की बैठक करेंगे और 1 अगस्त से हम अपनी मांगों को लेकर यूपी में अपना आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संभागीय और जिला समितियां 3 कृषि कानूनों और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में प्रचलित मुद्दों के बारे में जिलों में जागरूकता फैलाएगी। सिंह ने कहा, हम अपने लंबित गन्ने के भुगतान के अलावा बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाएंगे। हमारे किसान आंदोलन के तहत संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हम अन्य स्थानीय मुद्दों के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मुद्दे को भी उठाएंगे। यूपी में आंदोलन में भाग लेने के दौरान किसान समय समय पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए आह्वान में भी शामिल होंगे। भाकियू महामारी के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग करेगा। भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक धर्मेंद्र मलिक ने कहा, हम उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं जो कोविड की अवधि के दौरान मारे गए हैं। चूंकि उनके परीक्षण नहीं किए गए थे, इसलिए उन्हें कोविड के कारण मृत्यु के रूप में माना जाना चाहिए और कृषि दुर्घटना योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। मलिक ने कहा, अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर भी आंदोलन चलेगा और हमारे किसान यूपी राज्य में स्थानीय मुद्दों को भी उठाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर बवाल, विपक्ष ने बताया महाजंगल राज, योगी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई। 476 ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बवाल के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता के आगे नतमस्तक नजर आया। कई जगह पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई। उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकार की जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बाद पत्रकारों ने हंगामा किया। अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई, इस बारे में अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। जिला पंचायत के बाद यहां विपक्ष ने अपने 3 ब्लॉक प्रमुख बना लिए, लेकिन गंगोह ब्लॉक और देवबंद में जबरदस्त हंगामा हुआ। गंगोह में एक दिन पहले धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रुद्रसेन देवबंद में उलझते दिखाई दिए। यहां पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की पुत्र वधू नीतीशा राणा ने खुद को जबरदस्ती चुनाव हरवाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन ने सत्ता पक्ष को जीत दिलाने के लिए उसकी वोट फाड़ दी। इसके बाद उनके प्रति कार्तिकेय राणा धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक, पुरकाजी, बुढ़ाना और जानसठ में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष दिन भर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाता रहा और प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप मढ़ता रहा, लेकिन प्रशासन का रवैया सत्ता पक्ष के प्रति नरम रहा। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार को जमकर कोसा और इसे तानाशाही करार दिया। जानसठ के विपक्ष के प्रत्याशी मेजर सिंह ने कहा कि उन्हें सरकारी अमले न हराने में मदद की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के यमुनानगर में भड़के किसान, भाजपा के मंत्री का विरोध, तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस से झड़प। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को यमुनानगर में प्रस्तावित भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। भाजपा के कार्यक्रम से गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है बीजेपी की बैठक में मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवर पाल गुर्जर व पार्टी नेता रतनलाल कटारिया सहित तमाम नेताओं को आना था, लेकिन बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से बहसबाजी करने लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख को हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर यूएन जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि राज्य मंत्री पर बरसा किसान मोर्चा, कहा आंदोलन के बारे में अपडेट होने की जरूरत। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र की नई कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से कहा है कि पुरानी धुन गाने से पूर्व खुद पहले किसानों के आंदोलन के बारे में अपडेट करने की जरूरत है। किसान मोर्चा ने जारी बयान में शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में आई नई कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री किसानों के विरोध, प्रदर्शन करने वाले किसानों तथा 3 काले कानूनों के बारे में एक ही पुराना धुन गा रही है। इस आंदोलन के बारे में खुद को अपडेट करने की जरूरत है। किसान मोर्चा में शामिल बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मुल्ला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, शिव कुमार शर्मा कक्का जी, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव की ओर से यह बयान जारी किया गया। किसान मोर्चा ने कहा कि नई कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किसानों के विरोध और 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग के बारे में वही धुन गाना शुरू कर दिया है जो उनके पहले के अन्य लोगों ने गाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं है और यह भी कि किसानों को बेहतर तरीके से कानून के बारे में समझाकर विरोध को खत्म कराया जा सकता है। मोर्चा ने कहा कि यह साफ है कि इससे पहले कि वह कुछ और बयान दे, उन्हें इस आंदोलन को लेकर खुद को अपडेट करने की जरूरत है। वहीं यह भी साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने ईगो गेम में है, उसमें
सभी मंत्री एक ही धुन गाने को मजबूर होंगे। ऐसा लगता है कि मंत्री को किसानों और उनके हितों की कोई चिंता नहीं है। 3 काले कानूनों से किसानों को जिस गहरे संकट में डाला गया है, उसे समझने के बजाय वह अपनी पार्टी की सरकार के कॉर्पोरेट अकाओं की सेवा कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि राज्य मंत्री किसानों को राजनीतिक एजेंट और किसानों के लंबे संघर्ष को राजनीति से प्रेरित के रूप में देखती है। यद्यपि वह एक किसान परिवार से होने का दावा करती है, ऐसा लगता है कि वह भूल गई है कि किसान देश के अन्नदाता हैं तथा उनके क्रूर और असंवेदनशील शब्दों व मानसिकता की किसान मोर्चा द्वारा निंदा की जा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को लेकर राकेश टिकैत का यू टर्न। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर केंद्र कृषि कानूनों पर चर्चा चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी बीच उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात पर सफाई भी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोलियम मंत्री का मंत्रालय बदला लेकिन दाम नहीं घटा। तेल की कीमतों पर रवीश कुमार ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई तो कई मंत्रियों को अपने मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब हरदीप सिंह पुरी को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलकर अब उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इसी बात को लेकर एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार ने तेल की कीमतों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तंज किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालयों के बदलने से देश में कुछ नहीं बदला है, तेल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। वो बोले, पेट्रोलियम मंत्री का मंत्रालय तो बदला लेकिन फिर भी तेल का दाम कम नहीं हुआ। नए मंत्री ने भी आकर ये ऐलान नहीं किया कि पेट्रोल के दाम फिर से 60 रुपए लीटर हो जाएंगे। रवीश कुमार ने आगे कहा, ऐसी किसी हेडलाइन की तलाश में फिलहाल नए पेट्रोलियम मंत्री का पदभार ग्रहण करने की तस्वीरों से ही काम चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इस तरह से जो जहां था वहीं पर है। अब आपने बता दें कि कैबिनेट विस्तार में कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय भी उनसे छीन गया, जिसे लेकर भी रवीश कुमार ने तंज किया था। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रविशंकर प्रसाद को तो इनाम मिलना चाहिए था। रवीश कुमार ने लिखा, रविशंकर प्रसाद के बिना राहुल गांधी की आलोचना सुनसान हो जाएगी, उन्हें इनाम मिलना चाहिए ताकि अमेरिका तक को यह संदेश जाता कि मोदी के मंत्री किसी से डरते नहीं। ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के बीच कुछ समय पहले हुए विवाद पर तंज कसते हुए रवीश कुमार ने लिखा कि एक मंत्री जो पिछले कई दिनों से ट्विटर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपना मैनेजर रखवाने के लिए संघर्ष कर रहा था, हर दिन ट्विटर को धमका रहा था, उसे बर्खास्त किया जाना अच्छा संकेत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन को भी पद से हटाए जाने पर रवीश कुमार के तंज किया था। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रवीश कुमार ने लिखा था कि कोरोना के दौर में मोदी सरकार से तरफ से हुई लापरवाही को अब पद से मुक्त हो चुके स्वास्थ्य मंत्री बाहर ला दें। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसा नहीं करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपाइयों ने किया जमकर बवाल, एसपी सिटी को मारा थप्पड़। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बड़पुरा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त फायरिंग की, जिसे रोकने की कोशिश में पहुंचे एसपी सिटी प्रशांत कुमार को एक भाजपा नेता ने थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साई पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल के चलते 1 घंटे तक मतदान भी प्रभावित रहा। इटावा में बड़पुरा ब्लॉक में प्रमुख का चुनाव भाजपा व सपा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा बना हुआ था। सपा की ओर से सपा एमएलसी राकेश यादव के भतीजे आनंद यादव टंटी प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा की ओर से गणेश राजपूत हैं। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया, जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे का गृह ब्लॉक होने से इस सीट पर भाजपा भी प्रतिष्ठा लगी है। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर में 1 बजे ब्लॉक परिसर में मतदान हो रहा था, तभी कुछ बीडीसी आए तो भीड़ उपद्रव करने लगी। उपद्रव रोकने पहुंचे एसपी सिटी प्रशांत कुमार को किसी भाजपा नेता ने थप्पड़ मार दिया। इससे पुलिस के जवान आग बबूला हो गए और आंसू गैस के गोले चलाकर उपद्रवियों को भगाने की कोशिश की, तब जाकर भीड़ शांत हुई। इस दौरान मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे, विधायक सरिता भदौरिया ने एसपी सिटी पर उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया। वहीं एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने कहा कि आपके लोगों ने थप्पड़ मारा है। हालांकि भाजपा नेताओं ने किसी को भी थप्पड़ मारने से इनकार किया है। भाजपा समर्थकों और सपा समर्थकों के बीच विवाद पर एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने समझाने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की करते हुए थप्पड़ मार दिया। धक्का मुक्की से वह जमीन पर गिर पड़े। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने उत्पातियों को खदेड़ दिया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दोपहर करीब 1 बजे तक वोटिंग ठीक चल रही थी। इसके बाद मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर खड़े भाजपा समर्थकों ने सपा समर्थकों पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सपा और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी पर फोर्स लेकर एसपी सिटी समझाने पहुंचे तो उनके सामने भी फायरिंग की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में एसपी सिटी आगे बढ़े तो उनसे धक्का मुक्की करते हुए पीछे खदेड़ दिया। इस बीच किसी ने एसपी सिटी को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गए। जिलाधिकारी श्रुति सिंह और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी हवाई फायरिंग की गई। डीएम एसएसपी ने पुलिस बल की मदद से भीड़ को पीछे खदेड़ा। पुलिस अफसरों की सदर विधायक सरिता भदौरिया और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय प्रताप से तीखी बहस भी हुई। सरिता भदौरिया का आरोप था कि सपा के लोगों ने सदस्यों को धमकाया है। एसएसपी
डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान बाहर उपद्रवियों ने फायरिंग व बवाल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री बनते ही सिंधिया का मिला ये खास टास्क। हाईकोर्ट ने कहा पहला काम यही होना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है और मंत्री बनते ही सिंधिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहला काम भी सौंप दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने को लेकर एक पॉलिसी तैयार करे। दरअसल हवाई अड्डों के नामकरण को लेकर एडवोकेट फिल्जी फ्रेडरिक ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह निर्देश दिया। अपने निर्देश में हाईकोर्ट ने क्या कहा? याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा, अगर आपके पास ड्राफ्ट स्टेज में कोई नई पॉलिसी है तो तुरंत उसे लागू कीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।